ओके, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर, वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा कि तुम नाम सुन रहे हो, है ना, पहले भी पढ़ रखे हो शायद क्लास 9 में, जो एक चैप्टर था तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, कि क्या है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। अगर हिंदी या उड़िया में बोले तो हम बोलते हैं शायद परमाणु, है ना, तो उसी हम कहते हैं एटम्स। लेकिन इस बात को समझने के लिए पहले चीज़ों को समझना जरूरी है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से एंड तक का, कि सबसे पहले साइंटिस्ट के मन में ये एटम बोल के शब्द आया कहाँ से, ठीक है, फिर ये एटम है क्या चीज़, फिर इसके अंदर के पार्टिकल्स का पता कैसे चला, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया गया था, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, है ना। जैसे तुम देख रहे हो, अब ये जो स्ट्रक्चर है जो हम जनरली हम बनाते हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। हमें क्या लगता है कि भाई ऐसा बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनली घूमता है। 3 डायमेंशनली घूमने का मतलब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे भी घूम रहा होता है, इस तरह से भी घूम रहा होता है, इस तरह से भी घूम रहा होता है, मतलब एक में 3 डायमेंशनली कोई भी दिशा में घूम सकता है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है एटम का, ये माना जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले साइंटिस्ट के मन में कब आया था, है ना, कि बोल के एटम बोल के भी कोई शब्द होता है, और हम किस साइंटिस्ट का या किस फिलोसोफर का हम आइडिया को इसका क्रेडिट देते हैं। तो सबसे पहले तुम जैसा देख रहे हो पिक्चर में, ये पहला पिक्चर, ठीक है, जिनका नाम है डेमोक्रिटस, ठीक है। ये जो तुम पिक्चर देख रहे हो, इनका नाम है डेमोक्रिटस। एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ये जो पिक्चर देख रहे हो, इनका नाम क्या है, डेमोक्रिटस। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ग्रीक मतलब ग्रीक के रहने वाले एक थिंकर थे, है ना। जो मतलब थिंकर कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं उन लोगों को जो हर चीज को देख के ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं कि ये चीज एक्चुअली हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये चीज क्यों एक्चुअली हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं थिंकर्स। ये ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम डेमोक्रिटस था। तो ये 400 BC तरफ वो क्या करते हैं, एक आइडियाज देते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और कहते हैं कि भाई हर जो चीज देख रहे हो ना, वो एक सबसे छोटा पार्टिकल से बना है। हर वो चीज सबसे छोटा पार्टिकल से बना है, जिससे हम भी बने हैं भाई। ये तुम्हारा स्मार्ट बोर्ड बना हुआ है, ये वॉल बना हुआ है, ये चेयर बना हुआ है, ये टाइल्स बना हुआ है, हर चीज, है ना। अब बोलोगे सर बायोलॉजिकल चीज भी क्या, क्योंकि हम बायोलॉजी में जनरली जानते हैं, बायोलॉजी में जो सबसे छोटा चीज होता है हम इसे क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सवाल क्या सेल्स भी एटम से बने, बिल्कुल, है ना। सेल्स जो देख रहे हो, सेल्स से भी छोटा है एटम। क्लियर है, चाहे बायोलॉजिकल चीज हो या तुम फिजिकल चीज देखो, कोई चीज को देखो, मतलब फिजिक्स में देखो या बायोलॉजी में देखो, हर चीज में सबसे छोटा चीज जो माना जा रहा था वो क्या है, बोले एटम माना जा रहा था। लेकिन ये जो डेमोक्रिटस थे, उस चीज का नाम रखे थे, क्योंकि 400 BC में उसका नाम रखे थे ओटोमियो, ओटोमियो या फिर एटोमियो। अब सवाल ये है, ओटोमियो या एटोमियो का क्या मतलब है ना। ग्रीक में टोमियो का मतलब होता है कटेबल, डिस्ट्रक्टेबल, है ना। ये टोमियो, द वर्ड टोमियो का मतलब होता है डिस्ट्रक्टेबल। ए लग गया मतलब नेगेटिव सेंस में बात करेंगे, अनकटेबल, अनडिस्ट्रक्टेबल। तो एटोमियो का मतलब होता है अनडिस्ट्रक्टेबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, उनका नाम रखा गया है ओटोमियो या एटोमियो। तो सबसे पहले जो थे वो हमारे डेमोक्रिटस थे, जो बोले थे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है हम उसे कहेंगे ओटोमियो या कहेंगे एटोमियो। अब इन बात को, क्योंकि उनके जमाने में, क्योंकि 400 BC बहुत ही साल पहले की बात है, तो उस जमाने में उतना लेवल भी हमारा साइंस उतना भी डेवलप्ड नहीं हुआ था, या उस प्रकार का टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं हुआ था जिससे ये पता लगाया जा सके कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। तो इसीलिए ये बात उतना चर्चा में नहीं था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, अराउंड हमारा 1800, अगर देखा जाएगा अराउंड 1808 की तरफ एक दूसरे साइंटिस्ट आए, मतलब बहुत साल के बाद। कहाँ 400 BC, बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बट जो सक्सेसफुली बहुत दिन के बाद जो साइंटिस्ट उस थ्योरी को रिवाइव किए हैं, उनका नाम था जॉन डाल्टन। ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है जॉन डाल्टन।
वो क्या करते हैं 1808 में, है ना, उसी थ्योरी को रिवाइव करते हैं जो डेमोक्रेटस के द्वारा दिया गया था, और बोले जो दुनिया का जो सबसे छोटा चीज है उसे हम क्या कहेंगे भाई, एटम्स कहेंगे। बस इंग्लिश, ये जो तुम्हारा ग्रीक नाम था ओटोमियो, उसको क्या रख दिया इंग्लिश में, एटम। ठीक है, तो जब ये एटम रखे तो लोग और बताने लगे, सिर्फ एटम नाम नहीं रखे, है ना, इससे पहले भी अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जो कि हमने पहला चैप्टर में पढ़ रखा है। उन्हें क्या पोस्टुलेट दिए, समझ में आया कि नहीं। तो इनका मानना था कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे सब चीजें बनी हैं, ठीक है, और सेम टाइप्स के एटम में सेम टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये मानना था। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, और ये ओबे करेंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को, है ना, ये सब बात किया गया था। खैर यहाँ तक बात था जॉन डाल्टन का। अब यहाँ तक जॉन डाल्टन बोल दिए कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, बहुत लोग माने, है ना, और इनका थ्योरी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, और क्योंकि इनके थ्योरी से बहुत चीज़ों को समझा जाने लगा था, ठीक है, लोग समझने लगे थे कि भाई भाई एटम ऐसा 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 होता है। लेकिन बस कुछ साल की बात है ना, क्योंकि साइंटिस्ट के मन में चुल रहता है कि किसी साइंटिस्ट को गलत कैसे साबित करे, है ना, इसीलिए वो रिसर्च में लग जाते हैं बाकी साइंटिस्ट। लेकिन इससे पहले ये सब चीज होने के बाद एक साइंटिस्ट का रोल आता है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, तुम्हारा अगर वो एक्सपेरिमेंट तो 1830 में कर रहे थे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से मानो, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो शायद 1838 था, जिसमें एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, है ना। ये तुमको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसे कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब वो बनाए, है ना, बनाने के बाद क्या किए, इसके अंदर प्रेशर को कम से कम रखे, प्रेशर को बहुत कम रखे, और इसको बहुत हाई वोल्टेज दिए। जिस ट्यूब में क्या था, एक साइड में कैथोड लगा था और एक साइड क्या लगा था, एनोड लगा था। तुमने कैथोड या एनोड के बारे में पढ़ा होगा, जो नमक पानी NaCl प्लस वाटर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, बिजली, है ना, एक जगह क्या होता था, एनोड होता था, एक जगह कैथोड होता था। अब सवाल क्या है सर, एनोड कैथोड, एनोड और कैथोड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो अपने से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए अलाउ करे, या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास करवा सके, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जहाँ पे कैथोड लगाए थे, क्योंकि इसको तो हम दिखा रहे हैं पिक्चर में, बट इसको उतना आसानी से ऑब्जर्व नहीं किया गया, आंख से देखा नहीं जा सकता इस चीज को, ठीक है। बट क्या हुआ था, साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किए थे, है ना, कि जो कैथोड का जहाँ पे साइड है, मान लो अगर ये साइड हमारा कैथोड है ना, ये साइड अगर कैथोड है, तो माइकल फैराडे क्या ऑब्जर्व किए थे कि कैथोड के साइड से कुछ रेडिएशन निकल रहा था। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किए थे, कैथोड के साइड से कुछ रेडिएशन निकल रहा था जो आंखों से देख नहीं सकते थे, बट ट्यूब में वो पोर्शन में से कुछ लाइट आ जा रहा था। मतलब बाद में जो ग्लास ट्यूब में ना कुछ अलग तरह का लाइट, जैसे ग्रीन कह सकते हैं, या इस तरह का लाइट आ जा रहा था, है ना, जिससे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ रेडिएशन निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब जो रेडिएशन निकल रहा था वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये रेडिएशन कैथोड से निकल के कहाँ पे जाता है, अरे एनोड को जाता है। मान लो यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, तो ये जो रेडिएशन है वो कैथोड से निकल के एनोड के तरफ जा रहा था। ठीक है, तो जो रेडिएशन निकल रहा था उस रेडिएशन का वो नाम रखते हैं कैथोड रे। क्या नाम रखते हैं, कैथोड रे। और इसका नाम, इस ट्यूब, इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब का नाम रख देते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम रखते हैं, कैथोड रे ट्यूब। समझे। तो यहाँ पे क्या आते हैं, जो हमारे माइकल फैराडे बीच में आते हैं, वो क्या करते हैं 1838 में भाई ये एक ऐसा डिवाइस बना देते हैं, एक ऐसा गैस डिस्चार्ज ट्यूब बना देते हैं जिसमें बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कुछ रेडिएशंस निकल रहे थे। अब यहाँ पे सवाल मन में होगा कि सर जॉन डाल्टन का थ्योरी और इनका एक्सपेरिमेंट में क्या रिलेशन है, समझ में आया कि नहीं। मतलब रिलेशन एक्चुअली कहेंगे एक इंटरमीडिएट का रिलेशन है, बीच का रिलेशन है। पूरा रिलेशन किया गया है जे थॉमसन के द्वारा, एक दूसरे साइंटिस्ट। अब यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब जो कि माइकल फैराडे के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था, अब इसी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया गया है दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, अब तुम देख रहे हो उसका स्केचमेटिक डायग्राम है, इसका
इसका जो है वो क्या है, स्केचमेटिक डायग्राम। डायग्राम में क्या है, एक जगह कैथोड लगा है, एक जगह एनोड लगा है। प्रेशर को हम बोले बहुत ही लो किया जाता है। लो करने के बाद बहुत ही हाई वोल्टेज अराउंड 10 किलो वोल्ट, हाँ 10 किलो वोल्ट, समझ रहे हो, 10 किलो वोल्ट या 100 किलो वोल्ट में भी 10,000 या तुम्हारा 1 लाख वोल्ट, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाता है। जब तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल इसमें आ जाएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसमें आ जाएगा। तो क्या देखते हैं, कुछ यहाँ से रेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है, रेज निकल रहा है। अब यहाँ पे मन में सवाल आया किनका, जे थॉमसन का, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट को किया गया है दोबारा, वो एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन। शायद ईयर था 1896 से 1897 के बीच में, 1896 से 1897 के बीच में एक ईयर था जिसमें जे थॉमसन क्या किए थे, जो गैस ट्यूब बनाया गया था माइकल फैराडे के द्वारा, उसी गैस ट्यूब को दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि भाई जब भी हाई वोल्टेज करते हैं तो हाई वोल्टेज में से कुछ रेडिएशन निकल रहा था, ओब्वियसली, जिसे हम क्या कहते थे, कैथोड रे। अब क्या किए, उनके मन में एक सवाल आया, क्या सिर्फ रेडिएशन है या फिर पार्टिकल भी है, इसमें जो निकल रहा है वो रेडिएशन है या उसमें पार्टिकल भी है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं अपने मॉडल को, और क्या करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होल कर देते हैं, किसमें, एनोड में होल कर देते हैं। हम साइड व्यू दिखा रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं, अगर फ्रंट व्यू दिखाएंगे तो गोल गोल यहाँ पे छेद कर देते हैं, तो ऐसे दिखाएंगे तो लाइन लाइन दिख रहा है, मतलब समझ लो कि छेद है उसके अंदर, समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, समझे। तो क्या होता है, एनोड के अंदर क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। क्यों करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल जा रहा है क्या, है ना। और पीछे में एक स्क्रीन लगाते हैं, याद रखना, यहाँ पे पीछे में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो एक्चुअली यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा है ग्रीन कलर का स्क्रीन लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, है ना, जो बनता है जनरली जिंक सल्फाइड से, ZnS, है ना। ZnS से क्या करते हैं, एक स्क्रीन को बनाया जाता है। अब सवाल है सर इस स्क्रीन का क्या खासियत है, तो बच्चा लोग इस स्क्रीन का खासियत ये है कि अगर इस स्क्रीन में कोई भी छोटा पार्टिकल अगर टकरा जाए तो जिस पोर्शन में टकराया होगा उस पोर्शन को ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, ठीक है। जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं होता है, टच कर दोगे तो वो ग्लो करने लगता है, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से एक यहाँ पे क्या बनाया गया, स्क्रीन बनाया गया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाया गया, ताकि ये पता करने के लिए अगर वहां पे कुछ पोर्शन चमकेगा तो इससे साइंटिस्ट लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई पार्टिकल है कि नहीं। अगर पार्टिकल होगा तो चमकेगा टकराने के बाद, और नहीं टकराएगा तो नहीं चमकेगा, मतलब पार्टिकल नहीं, सिर्फ रेडिएशन है। बट जब ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन कर रहे थे तो बहुत ही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग वही देखे। वो क्या देखे कि जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारे पोर्शन क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इसका मतलब यहां से जो रेडिएशन निकल रहा था वो सिर्फ रेडिएशन नहीं था, उस रेडिएशन में क्या था भाई, पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब उन पार्टिकल को ऑब्जर्व किया गया वो एक्सपेरिमेंट के दौरान, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर। चलो लिखते हैं, सबसे पहला वो जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि यहां से क्या होता है, कैथोड रे निकलता है, ठीक है। वो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से होगा रे, बोलो जरा कहां से होगा, एनोड, एंड मूव्स टू, वेरी गुड, क्या होगा, मूव्स टू कैथोड। ये पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का, जे थॉमसन के भाई जो रेज है वो कैथोड से निकल रहा है और कहां पे जा रहा है, एनोड को जा रहा है। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वहां पे जब ये मूव कर रहा था तो होल करने से ये पता चला, मतलब एक जो पोर्शन था जो हमने फ्लोरोसेंट पोर्शन बनाया था, वहां पे टकराने से क्या कर रहे थे, कुछ पार्टिकल्स ग्लो कर रहे थे, है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि ओ एनोड लिख दिए क्या, ओके सॉरी, कैथोड से एनोड रे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, वो कहां से कहां तक जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब रेज है जो पहले कैथोड से निकल रहे हैं और कहां तक मूव कर रहे हैं, एनोड पे, ठीक है। और दीज रे, है ना, दीज मतलब सॉरी,
जो ये रेस थे क्या कर रहे हैं, वो हीट कर रहे हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन में, है ना। दीज रेज आफ्टर हीटिंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन बिहाइंड कहां, एनोड, दिस रे आफ्टर हीटिंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या था, ये जो रेज है जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन में हीट कर रहे थे, जो एनोड के पीछे था, वो क्या चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसके पार्टिकल होने को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो हीट किया है वो कुछ नहीं बल्कि पार्टिकल है। बात आया समझ में। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिला, अब वो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो पार्टिकल्स थे ये बहुत ही छोटे थे, और ये जो पार्टिकल थे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला कि दे मूव्स undeflected in absence of electric and magnetic field। सिंबल है E for electric field, B for magnetic field। मतलब क्या हुआ कि जब इन रेस को बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रखे या बिना कोई मैग्नेट को ऊपर रखे अगर छोड़ दिया जाए तो ये कैसे मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन को मूव कर रहे थे। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, इनका पाथ चेंज नहीं हो रहा था, वो स्ट्रेट लाइन को मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा गया तो इसका पाथ क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होना दिखा, है ना। अब क्या हुआ, दे गेट डिफ्लेक्टेड in presence of electric field and behaves as negative charge particle, है ना। मतलब क्योंकि इससे पहले भी माइकल फैराडे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें पहले से पता था कि भाई नेगेटिव बोल के चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना। लेकिन उन पार्टिकल का डिस्कवरी नहीं हुआ था। लेकिन नेगेटिव चार्ज का जैसा डिफ्लेक्शन होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, एग्जैक्टली वही डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कौन, तुम्हारा जॉन डाल्टन, हाँ वही जे थॉमसन। देखते हैं कि जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिस तरह से डिफ्लेक्ट करता था, है ना, एग्जैक्टली वही डिफ्लेक्शन को वो ऑब्जर्व करते हैं। अब जब ये चीज वो ऑब्जर्व करते हैं तो फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि मतलब यहां से तो पार्टिकल निकल रहा है, दूसरा ये पार्टिकल जो है वो नेगेटिव नेचर का पार्टिकल है, समझ में आया। और फाइनली जो लास्ट ऑब्जर्वेशन वो देखते हैं कि भाई इस पार्टिकल का नेचर वो कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। जो सबसे चौंकाने वाली बात है, हम क्यों ऐसा बोल रहे बताते हैं। मतलब these particles does not depend upon nature of what, electrodes and gas। चौंकाने वाली बात क्या है, आप बोलोगे सर ये चौंकाने वाली बात क्यों है, समझाते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो ना ही इलेक्ट्रोड्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड या कैथोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा ये क्या करता है, गैस जो उसके अंदर जो लो प्रेशर में गैस रखा गया था उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। सबके हिसाब से ये सेम है, इसका नेचर, सब इसका बिहेवियर, चाहे तुम गैस को बदल दो वही नेचर दिखाएगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हो ना हो एक ऐसा पार्टिकल होगा जो हर एटम्स में पाया जाता होगा, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एटम्स। हम क्या बोले थे, जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो सब में पाया जाना चाहिए, क्योंकि ये माना गया था किसके द्वारा, डेमोक्रिटस के द्वारा। अगर एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है तो तुम भी एटम से, हम भी एटम, सब चीज एटम से बना है। अगर
ये पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही गैस कौन सा रखा हुआ उस पर भी डिपेंड नहीं करता। मतलब ये यहाँ तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई हो ना हो ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल में से एक है, जो कि नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन मिला किसका? दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल में से एक पार्टिकल का, है ना। अब सवाल ये है सर कैसे पता चला कि ये एटम नहीं है, ये कुछ और है? क्योंकि साइंटिस्ट को ये मालूम था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, क्या हमें झटका वटका लग रहा है? क्या नहीं। इसका मतलब ये एटम से बना है, हर चीज़ एटम से बना है, लेकिन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है ना। क्योंकि हमको पता है ना, अभी ना हमको पता है कि सेम जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट बता रहे हैं उस टाइम ऑब्जर्वेशन से ये पता चला था कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन ये कैसा था? नेगेटिव चार्ज का था, और इसका बिहेवियर हर तरह के एटम में था। मतलब ये एटम से भी छोटा है, तब ना सब जगह ये पाया जा रहा है और सेम पाया जा रहा है। इसका मतलब साइंटिस्ट प्रेडिक्ट किए कि ये एटम से छोटा है, मतलब ये एक एटम का पार्ट है, ठीक है। ये एटम को बनाने वाला है, मतलब एटम डिस्ट्रक्टेबल है, वी कैन ब्रेक द एटम। समझ में आया कि नहीं? तो सवाल है फिर क्या सर उस डेफिनेशन का, जो डेफिनेशन दिया गया था तुम्हारा डेमोक्रिटस के द्वारा, ओटोम्यू एटोम्यू, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, बट साइंटिस्ट लोग तो तोड़ दिए, तब ना उससे एक पार्टिकल निकला। तोड़ दिया का मतलब उससे एक सब एटॉमिक पार्टिकल, सब मतलब होता है उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया, खोज हो गया, ठीक है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो गया, इस बात का प्रूव है कि भाई एटम को तोड़ा जा सकता है, मतलब उसको खोला जा सकता है ना। तो अब डेफिनेशन का क्या सर? तो डेफिनेशन को नहीं बदला गया है, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत पहले से लाया गया था, तो साइंटिस्ट को ये मुनासिब नहीं लगा कि इसका डेफिनेशन को बदले, नाम एटम को एटम ही रखे, एटम को बदले नहीं। बट हम ये जानते हैं कि एटम जो इसका अपने नाम को इंडिकेट करता है वो रियल में ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रक्टेबल है, उसे तोड़ा जा सकता है। बात आया समझ में? तो एटम को हम तोड़ सकते हैं भाई, क्लियर है? तो मतलब उसके अंदर से जो पार्टिकल निकला, नेगेटिव नेचर का पार्टिकल निकला। अब आते हैं इसका नेमिंग पे। इस पार्टिकल का नाम रखा गया ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स। इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन्स, गिवन बाय जे थॉमसन, है ना। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, है ना। ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन छोटे से पार्टिकल का नाम क्या रखते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारा सबसे छोटा पार्टिकल, जो एटम से भी छोटा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, एटम तो न्यूट्रल होता था, और एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब वहाँ तो नेगेटिव चार्ज का इंडिकेशन है, बट एटम तो न्यूट्रल है। सवाल है अगर एटम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना है तो एटम न्यूट्रल कैसे? ये किस बात का प्रेडिक्शन दे रहा है? कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, जो क्या करेगा भाई? एटम को न्यूट्रल करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा बातें? कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस बात का इंडिकेशन है कि भाई एटम न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे खोजा गया, है ना, उसको समझने से पहले हम लोग पहले एक टॉपिक पे आते हैं, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आते हैं उस टॉपिक पे कि प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ और न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ हमें चीजें समझना है, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर? जे थॉमसन क्या किए, वो जो गैस ट्यूब बनाए थे, उस गैस ट्यूब से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाले, बल्कि थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, जैसा कि तुम देख रहे हो, है ना, इसको एक बड़ा सा ट्यूब बनाई है, एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप था, या यहाँ पे ऐसा बना दिया गया है। तो इसमें क्या किए, एक जगह लगाए हैं, ये जो गोल सा दिख रहा है ना, छोटा सा, ये छोटा सा गोल सा दिख रहा है, ये कैथोड है, जनरली होल किया हुआ है, गोल वाला कैथोड, और उसके अंदर क्या है? छोटा सा होल्स किया हुआ है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या है? एनोड है। और क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ प्लेट, और यहाँ पे किसका प्लेट लगा हुआ? नेगेटिव चार्ज का, मतलब ऊपर से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, ये प्लेट लगाया गया। और देखने का कोशिश किए जे थॉमसन
कि भाई जब भी हम यहाँ पे कैथोड रे, मतलब जब भी हम क्या करते हैं चार्ज पार्टिकल को मतलब क्या करते हैं, मतलब हम हाई वोल्टेज देते हैं, है ना, इसमें हाई वोल्टेज देते हैं अराउंड शायद 100 किलो वोल्ट या 10 किलो वोल्ट है, देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाई वोल्टेज देते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ रेज निकलते हैं नोन एज कैथोड रे, और उन कैथोड रे में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अब उन पार्टिकल्स होते हैं, उसको जानने के लिए वो क्या करते हैं, इसके पीछे में वो जो स्क्रीन था ना, किसका स्क्रीन था, जिंक सल्फाइड का, जिसे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, और उसमें क्या करते हैं, मेजरिंग स्केल लगा देते हैं। क्या जानने के लिए, ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या डिफ्लेक्शन सीधा है, क्या डिफ्लेक्ट उल्टा उधर उधर कर रहा है, मतलब जो स्पॉट चमक रहा है सीधा डायरेक्शन में चमक रहा है कि ऊपर नीचे चमक रहा है। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जैसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को ये करते हैं तो चार्ज पार्टिकल जाना कहाँ चाहिए था, बी में जाना चाहिए था, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं वो देखते हैं सीधा नहीं जाके ये चार्ज पार्टिकल क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, और मतलब यहाँ पे स्पॉट मिलता है। पहले कलर कहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था, चमका यहाँ पे स्पॉट था, लेकिन अभी स्पॉट वहां चमका है। इस बात का प्रूव है ये डिफ्लेक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, बताते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो क्लास 12 में तुम पढ़ोगे, बट सिंपली बात तुम्हें बताते हैं सिंपल लॉजिक से। ये कैसा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये कैसा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज का होता है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा कि पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली ऐसा मुड़ रहा होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसके वजह से डिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया होगा। आई होप सो वी आर क्लियर हियर, समझ रहे हो, समझ रहे हो तो ठीक है। आगे देखो, अब क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली क्या देखा गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट सही से दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पहले सामने में लगाया गया था नॉर्थ पोल और उधर उस साइड लगाया जाता है साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो फील्ड लाइंस कहाँ से मूव करेगा, नॉर्थ पोल से, पढ़े हो ना तुम लोग, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करेगा। जरा ध्यान समझना, तुम्हें कुछ सिखाते हैं। तो फील्ड लाइंस मूव करेगा, सपोज ये प्लेट में फ्रंट में नॉर्थ लगाया गया है, मैग्नेटिक पोल यहाँ पे साउथ, बीच में ट्यूब है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आएगा। क्या निकालना है, फोर्स, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद करो क्लास 10 में पढ़े थे तुम, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर अपने फिंगर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करोगे सच दैट ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, म्यूचुअली मतलब ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, थंब्स फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, बताया समझ में, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बताएगा इलेक्ट्रिक, है ना। अब एक बात बता, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उल्टा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, वेरी गुड, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर होगा। आई होप सो वी आर क्लियर हियर, समझ में आ रहा ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, बहुत ध्यान समझना। अब ये अगर हम यहाँ ध्यान से समझेंगे, पलटेंगे, ये देखो ये किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। हम बोले थे यहाँ नॉर्थ को रखे, यहाँ साउथ को रखे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से, फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स नीचे, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, इसीलिए जाके सी में टकराएगा। आई होप सो वी आर क्लियर हियर, समझ में आया कि नहीं। देखो फिजिक्स टीचर होने का यही फायदा है कि केमिस्ट्री को फिजिक्स के तरीके से भी समझा जा सकता है, ठीक है, यही फायदा होता है जब केमिस्ट्री टीचर वो फिजिक्स टीचर भी हो। तो क्लियर है ना। अब आगे देखो, बात आ गया समझ में। तो भाई चार्ज के वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये डिफ्लेक्शन को कुछ इस तरह से वो कंट्रोल किए, जे थॉमसन, जो कि तुम्हारे कोर्स में भी दिया नहीं है, वो क्या किए, चार्ज बाय मास रेशियो निकाले। मतलब जैसे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जा रहा था उतना ज्यादा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा मास था, है ना, उतना कम डिफ्लेक्शन। भारी रहेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हल्का रहेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो चार्ज और मास को कंपेयर करके एक रेशियो निकाले हो, है ना, जो कि तुम्हारे अभी दिया नहीं है, वो हाई लेवल में है। वो क्या किए, चार्ज बाय मास रेशियो निकाले, दैट इज E/m, चार्ज टू मास रेशियो। इस तरह से वो कैलिब्रेट किए, है ना, किसको, चार्ज और मास को। और वो फाइंड करते हैं भाई कि चार्ज टू मास रेशियो आता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो है ना। वो किसी हिसाब से क्या किए,
चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिए। अब सवाल है चार्ज टू मास रेशियो निकाले तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसके कुछ साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था मिलिकन्स, है ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंट तुम्हारे कोर्स में दिया नहीं है, लेकिन अगर तुम क्यूरियोसिटी है सर जानना चाहते हो तो हम अलग सा वीडियो में तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये फाइंड करते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है तुम्हारा -1। हम शॉर्टकट वैल्यू लिख रहे हैं, एक्चुअली आगे भी निकाला था -1.602 करके आगे भी वैल्यू निकाला था। नियरली क्या निकाले, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। वो कौन निकाले थे, मिलिकन्स। अब ये जो मिलिकन्स निकाले हैं, अब देखो यहाँ पे ना सिचुएशन था, अगर कोई चीज बहुत हल्का हो तो उसको क्या वजन किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर एक वेटिंग मशीन में खड़े हो गए तो तुम्हें तुम्हारा जो वजन आएगा इजीली आ जाएगा, लेकिन एक बालू को रख दोगे, छोटा सा बालू को टुकड़ा को रख दोगे, वो तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, जीरो दिखाएगा रीडिंग। लेकिन क्या वो जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब अगर कोई चीज बालू से भी छोटा हो तो, हद से ज्यादा छोटा हो तो उसको वेट कैसे करेंगे, है ना। तो उसको यही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, क्योंकि इस रिलेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, समझे। अब सवाल है कैसे पता चला, क्योंकि चार्ज को तो निकाल दिया गया, चार्ज मिलकर निकाल दिया। अब इस चार्ज को इस फॉर्मूला में पुट कर दो, व्हाट यू कैन गेट, मास। चार्ज निकला हुआ है, रेशियो पता है, तुम क्या निकाल सकते हो, मास। तो बच्चा लोग यहाँ से मास पता चला 9.11 इंटू, हम शॉर्टकट वैल्यू लिख रहे हैं, इंटू -10⁻⁻31 kg, दैट वाज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज टू मास रेशियो इस रिलेशन इस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। अब इसको मिलिकन यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड करते हैं कि कैसे ये निकला, फिर उसको कैलकुलेट करके चार्ज टू मास रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यहाँ तक बात था इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी के बारे में, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, कि भाई इलेक्ट्रॉन आया कहाँ। सबसे पहले क्या किए थे, डेमोक्रिटस बोले थे कि एटोमियो बोल के कोई चीज़ है, फिर थ्योरी को रिवाइव किया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। फिर जॉन डाल्टन के बाद बीच में एक साइंटिस्ट का आया जो माइकल फैराडे, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिए ताकि वो हेल्प करे ये निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब से ही इलेक्ट्रॉन का पता चला है ना। उसी कैथोड रे ट्यूब को दोबारा इस्तेमाल मिलाते हैं तुम्हारा जे थॉमसन, और उससे डिस्कवर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बात आता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स क्रेडिट दिया जाता है वो अंस रथरफर्ड को दिया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताते हैं, क्या बोल रहे हैं सर, हाँ अंस रथरफर्ड को दिया जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, हम तुमसे पूछेंगे कि ताजमहल कौन बनाया है, तुम क्या बोलोगे, सर शाहजहां, जबकि ऐसा नहीं है, वर्कर बनाए। क्रेडिट किसको दिया जा रहा है, शाहजहां को। मेरा बात समझना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछेंगे कुतुब मीनार कौन बनाया, तुम बोलोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि आधा बनाए थे, कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। मालूम है तो बात, है ना, थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमको भी पता है। तो कहने का मतलब ये है, हम क्या करते हैं, आधा आधा क्रेडिट देके चले जाते हैं चीज़ों को। तो उसी तरह का बात है यहाँ पे कि जब हम बात करेंगे प्रोटॉन्स का, तो भाई प्रोटॉन्स के डिस्कवरी से पहले, है ना, बता दिया गया था कि पॉजिटिव टाइप्स का एक रेज होता है नोन एज कैनल रे, जो कि कैथोड रे से पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी से पहले बताया गया, है ना। साइंटिस्ट का नाम ई गोल्डस्टेन, साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टेन। वो क्या किए थे, वही एक्सपेरिमेंट को दोहराए। ध्यान देना, हमने क्या देखा, एक कैथोड रे ट्यूब देखा था, है ना। उसी तरह से वो क्या किए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को लगा दिए, एक एनोड और एक क्या लगा दिए, कैथोड को। फिर इसको कनेक्ट कर दिए बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ, है ना, बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिए। ऑब्वियसली ये नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड है ना, ये क्या है, एनोड है। अब क्या किए, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया किसके द्वारा भाई, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था तुम्हारा ई गोल्डस्टेन, वो किए थे जे थॉमसन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए। अब वो क्या किए, स्क्रीन को ना पीछे साइड लगा दिए, वो स्क्रीन को उधर लगाए थे ना, अब ये स्क्रीन को कहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ठीक है, और इसमें होल कर दिए, अब चेक करने के लिए कि इसके साथ भी कुछ हो रहा है क्या। अब यहाँ पे क्या किए, अंदर में
है ना, कुछ लो प्रेशर को रखे तो यहाँ पे क्या किया, कुछ पार्टिकल हिट किया, जैसा वो ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। लेकिन वो नेचर पे डिपेंड कर रहा था गैस का, इलेक्ट्रॉन नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। डिफरेंट गैस के लिए वही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था ना, गैस को बदल रहे ना, तो पॉजिटिव चार्ज का नेचर बदल जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बदल जा रहा है ना, कहीं पे ज्यादा आ जा रहा है, कहीं पे कम आ जा रहा है। और वो पार्टिकल का जो मास है ना, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के, मतलब वो जो मास है एटम के मास के बराबर आ जा रहा है। अगर वो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन्स, तो एटम के मास के बराबर नहीं आना चाहिए, एटम के मास से बहुत कम आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। साइंटिस्ट दुविधा में, भाई इसको क्या कहेंगे, हम इसको सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे कह सकते हैं। हमें क्या लगा बहुत आसान होगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ गया होगा, पॉजिटिव हिट कर दिया होगा, हो गया होगा। ना 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 ना, प्रोटॉन का डिस्कवरी आसान नहीं है। अब इस चीज को समझते हैं, यहाँ हिट तो किया था लेकिन वो प्रोटॉन्स नहीं था, है पॉजिटिव चार्ज हिट किया था, प्रोटॉन नहीं था, क्या मतलब है। हम क्या बताए थे, एक एटम से भाई उसका न्यूक्लियस को तोड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर, नामुमकिन है नहीं, लगभग नामुमकिन बराबर है। उसके न्यूक्लियस से, जो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, उससे तोड़ के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। प्रोटॉन को निकालना, प्रोटॉन फिक्स रहता है, जब प्रोटॉन निकलेगा ही नहीं तो टकराएगा कैसे, लेकिन फिर भी तो टकराया। क्यों टकराया, क्योंकि इसमें कुछ गैस को रखा गया था। अब हर चीज क्या से बना है भाई, एटम से, तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और उसमें घूम रहे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ध्यान समझना जो बता रहे हैं हम, ठीक है। उसका न्यूक्लियस भी होगा, घूम रहे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जैसे ही हाई पोटेंशियल दोगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे किसके तरफ, है ना, एनोड के तरफ। तो भाई जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एटम में क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला हमें पता चला कि भाई एटम क्या है, कहाँ से आया, उसके अंदर फिर कुछ पार्टिकल्स होते या नहीं होते, पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब ये तीन चीज का जब पता चल गया, हालांकि इससे पहले दो चीज का पता चला था, है ना, तो मतलब ये तीसरा चीज का पता अभी नहीं चला था। तो ये दो चीज का जब पता चला था ना, फिर से रोल प्ले करते हैं हमारे जे थॉमसन, और वो क्या बोलते हैं कि भाई जो एटम्स होता है दैट इज एटॉमिक मॉडल, मतलब एटम कैसा होगा, है ना, एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि एक एटम कैसा होगा और एटॉमिक मॉडल बताते हैं। वो बताते हैं कि एटम जो है ना एक वाटरमेलन के जैसा है। वाटरमेलन इसीलिए बना दिए तुम लोग के लिए ताकि तुम अच्छे से देख सको, विजुअलाइज कर सको, है ना। एटम एक वाटरमेलन की तरह है, जो रेडिश पोर्शन जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यार, क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना। और जो यहाँ ब्लैक ब्लैक सीड्स दिख रहा है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बोले एक एटम एक वाटरमेलन की तरह दिखता है, ध्यान समझना, क्या बोले, एटम से एक वाटरमेलन की तरह दिखता है, जिसमें लाल वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बताता है और बीच जो है वो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे होते हैं एटम, जबकि हमको पता है ऐसे एटम नहीं होते हैं। एटम कैसे होते हैं, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि सर साइंटिस्ट, चलिए ये तो पता कर लिए कि बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पता कर लिए, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला ये घूम रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, इसके लिए बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्या होता है, क्यों हमारे, कैसे पता चला कि एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज रियल एटॉमिक मॉडल, है ना, जिसको हम पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ अर्न्स्ट रदरफोर्ड, है ना, उसमें पढ़ेंगे कि फाइनली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। इसी के साथ आज का क्लास को खत्म करते हैं।